Okay, students, let's start the classification of accounts. In this chapter, we have to study the basic concepts of accounting. Accounting की काफ़ी सारी बेसिक कंसेप्ट होती हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ना कि कौन सी बेसिक कंसेप्ट होती हैं जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेस पर हम उसको स्टडी कर लेंगे, हमारा क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा और बेसिक कंसेप्ट भी हो जाएगा. ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्म जो होती हैं आपको पता हो जाएगा. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमें पता होना चाहिए हमारा ये जो है अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, 3 पार्ट में. इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल मीन्स पुराने टाइम में जो हम क्लासिफिकेशन करते थे अकाउंटिंग का वो 3 पार्ट में होगा था. ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपका है पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट. ये 3 पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन होता था ट्रेडिशनल फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है. कहता है पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ द पर्सन. जो किसी के भी नाम से रिलेटेड है, किसी के भी नाम से. अगर हम फर्म की बात करते हैं तो आपको पता फर्म का कोई ओनर होता है या फर्म का कोई नाम भी होता है. समझ रहे हैं? मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी भी पर्सन के नाम से रिलेटेड है. ठीक है, कोई भी टर्म्स जैसे इसमें सबसे पहले हमने दिया है, इनको भूल जाओ भी 2 पॉइंट को. हम यहां से स्टार्ट करते हैं ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो भी बिजनेस है, छोटे से एग्जांपल लेते हैं. मान लिया आपका स्टेशनरी का बिजनेस है और स्टेशनरी का बिजनेस आपका खुद का है, तो आपने क्या किया, उसमें से 2 नोटबुक या 4 नोटबुक अपने फैमिली के मेंबर के लिए आपने विड्रॉल कर लिया. ठीक है, 2 नोटबुक 4 नोटबुक आपने निकाल ली उसमें से और फैमिली के मेंबर को दे दिया यूज करने के लिए, तो आपका ड्राइंग होता है. दूसरा, आपने उसमें से कुछ पैसे निकाले और घर के यूज के लिए आपने यूज कर लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए. तो ड्राइंग का मतलब होता है कि हम बिजनेस में से कुछ भी लेके, इट में बी द इन फॉर्म ऑफ द गुड्स और इन फॉर्म ऑफ द कैश. कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है. समझ आ रहा है? कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है. किसी भी फॉर्म में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर विड्रॉल किए हैं, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग. एक मिनट जरा. ओके, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग. तो ड्राइंग आपका क्या हुआ कि हम बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए हम कैश निकाल रहे हैं या गुड्स निकाल रहे हैं, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं. सेकंड आपका होता है कैपिटल. कहते हैं कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस. कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे, कमेंस करने के टाइम पे जितना भी खर्च होता है, इट में बी इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स और इन द फॉर्म ऑफ एनी कैश. ठीक है, कैश में भी हो सकता है और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है. जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमारा सारा कैपिटल होता है. फिर होता है बैंक. पहले हमें बैंक पढ़ना है. बैंक क्या होता है? बैंक आपको पता है कि बैंक एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो हमारी स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, हमारी का मतलब अपने कस्टमर की स्मॉल सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है और रिक्वायरमेंट होने पर उनको लोन प्रोवाइड कराता है, मीन्स फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है. तो आपको पता है बैंक भी किसी नाम से होता है. फिर यहाँ पे दिया बैंक ओडी. बैंक ओडी, बैंक ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट. मान लिया आपके बैंक में पड़ा हुआ है 5,000 रुपये. आपके बैंक में यहाँ पर 5,000 रुपये, आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, आपने 6,000 का चेक जो है किसी को इशू कर दिया, तो आपका चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा. आपको पता है जब चेक बाउंस हो जाता है तो सामने वाली पार्टी, पहली बात तो क्या, हम पे कुछ चार्ज लगता है दोनों पार्टी, जिसका चेक मीन्स पेइंग पर भी और पेयर पर भी. जो पे करेगा मीन्स जिसने चेक इशू किया उस पर भी, उसके अकाउंट में भी चार्ज लगेगा और जिसको चेक मिला उसके अकाउंट में भी चार्ज लगेगा. उसके अलावा वो आप पर केस भी कर सकता है. ठीक है, तो बैंक क्या सोचता है कि इसको झंझट से बचाने के लिए क्या 1,000 रुपये तो ऊपर है. अगर बैंक की नज़र में आप रिलायबल पर्सन हैं, बैंक को लगता है आप भरोसे के आदमी हैं, तो बैंक आपके लिए क्या करेगा, उस चेक को क्लियर कर देगा.
तो ये जो 1000 हुआ यहाँ पर कि आपका बैंक अकाउंट में था केवल 5000, आपने चेक इशू किया 6000 का, ये जो 1000 जो एक्स्ट्रा इसमें आपने लिखा हुआ है, ठीक है, इस 1000 की पेमेंट आपके लिए किसने कर दी? बैंक ने कर दी। तो ये जो अमाउंट होगी वो होगी ओडी, इसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं कि जो बैंक ने आपके लिए किया है। बैंक आपको कॉल करेगा, आपसे पैसे वसूल कर लेगा विद इंटरेस्ट। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा विड्रॉल हुआ है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक आपके लिए क्यों करता है? ठीक है, अगर बैंक के नजर में आप रिलायबल पर्सन है, विश्वास पात्र है कि भाई बंदा अच्छा है यार, क्यों बेकार में झंझट में फंसे, केस हो जाएगा, चार्ज लग जाएगा, तो बैंक उससे आपको बचाने के लिए आपका चेक क्लियर कर देता है, तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर होता है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हम उधार में खरीदते हैं सामान, जिससे सामान हम उधार में खरीदते हैं तो उसका नाम होता है। डेट वो पर्सन होता है जिसको हम उधार में सेल करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल के बेस पर कुछ टाइम पीरियड के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमने सेल कर दिया या परचेज कर दिया, ठीक है। अगर हम सेल करते हैं तो हमें बिल्स रिसीवेबल होगा। रिसीवेबल का मतलब कि जिस बिल के बदले में एक फिक्स टाइम के बाद, एक मैच्योरिटी टाइम होने के बाद हमें पैसा मिलने वाला है। और बिल्स पेबल, हमने क्रेडिट में परचेज किया था, हमारे पास बिल है, मैच्योरिटी टाइम आने के बाद, मतलब मैच्योरिटी टाइम आने पर हमें क्या करना होगा? उसके बदले पैसे पे करने होंगे। तो बिल के बेस पर भी सेल परचेज में, बिल के बेस पर भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। आगे कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब जो आपने, प्री का मतलब पहले, जो आपने पहले एडवांस में पे कर रखे हैं, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज कराते हो, ठीक है, तो पहले आप यूज करते हो, सॉरी पहले आप पे करते हो, देन आप यूज करते हो, तो उसे बोलते हैं, आपने कनेक्शन भी सुना होगा कि प्रीपेड और पोस्टपेड। प्री का मतलब पहले हमने पे किया, देन हमने यूज किया, और पोस्ट का मतलब कि पहले हमने यूज किया तब हमने पे किया। जैसे जनरली इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं वो पोस्टपेड होते हैं, हम यूज करते हैं, उसके बेस पर हमारा बिल आता है। लेकिन मोबाइल का क्या है? मोबाइल में पहले हम रिचार्ज कराते हैं, इसका मतलब पहले हम पे करते हैं तो हम यूज करते हैं। तो जो प्रीपेड होता है, ठीक है, और प्रीपेड होता है, ठीक है, और एक होता है पोस्टपेड, ठीक है। प्रीपेड का मतलब जो हम एडवांस में पे कर रहे हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया आपका बिजली का बिल पोस्टपेड है तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, समझ आया? इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म आपको बताऊंगा, 3 से 4। एक तो आउटस्टैंडिंग, एक पेबल, ठीक है, उसके अलावा एरियर्स, उसके बाद अलावा ड्यू, उसके अलावा अनपेड। इन सबका एक ही मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, एरियर है, ड्यू है, अनपेड है। इन सबका एक ही मतलब होता है कि आपको पे करना है। ऐसा क्लियर? आपको पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सपेंसेस, और यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स आएंगी। वो कौन से एक्सपेंसेस? जो यहाँ पर है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, फ्राइट हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इस तरह की टर्म्स हो सकती है। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो भी पर्सनल में आएगा, अगर आउटस्टैंडिंग है, और अगर प्रीपेड है तो भी पर्सनल में आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो ही पर्सनल अकाउंट में आएगा, अदरवाइज पर्सनल में नहीं आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लिखा हुआ है, इन अकाउंट के सामने आ जाता है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड कार्टेज, प्रीपेड ये सब, इसका मतलब ये पर्सनल है। अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है, इन सब के सामने आउटस्टैंडिंग लगा दिया तो भी ये पर्सनल में चला जाएगा। क्लियर? सेकंड आ जाता है रियल अकाउंट। अब कहते हैं रियल अकाउंट क्या होता है? कहता है रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच कैन बी टच्ड और सीन, ठीक है, ऐसे अकाउंट जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन देख सकते हैं, जिनको फील भी कर सकते हैं, वो सारे अकाउंट आपके रियल अकाउंट में आएंगे। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैश की, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है कैश के फॉर्म में, कि आपकी पॉकेट में 500 रुपये का नोट है, 10,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, कैश फॉर्म में हम उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, फील तो कर ही सकते हैं, तो वो रियल में होता है। तो जितने भी अकाउंट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं जनरली,
ठीक है। और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी है, वो सारे अकाउंट यहाँ पर आते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म कह सकते हैं। टेंजिबल का मतलब हो गया दैट कैन बी सीन और टच। इंटेंजिबल का मतलब अकाउंट्स आर रिलेटेड विच कैन नॉट बी टच और सीन, जिनको छू ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं मशीनरी, आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। बिल्डिंग, कैश, गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है एक ऐसी एसेट्स, एक ऐसी संपत्ति जो आपके जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और सर्विसेज के बेस पर आपने गेन किया है, जिसके बेस पर आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, जिसके बेस पर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास्ट के जो सर्विसेज हैं अगर बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब आपकी गुडविल बहुत अच्छी है। मिसाल आपने सुना होगा नाम, हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम नाम से खरीदते हैं, जूता खरीदने जाते हैं तो हम नाम से खरीदते हैं, भाई वो कंपनी का दे दे। एक फैन खरीदने जा रहे हैं तो हम नाम से खरीदते हैं, इसका मतलब उनकी गुडविल है। समझ रहे? जिनका है ना ब्रांडेड आइटम, इसका मतलब ब्रांडेड आइटम का मतलब उसकी गुडविल है। भाई आँख बंद करके खरीद लो। तो गुडविल का मतलब एक ऐसी एसेट्स, ठीक है, जिसके बेस पर आप क्या फ्यूचर में कम, क्या कहते हैं, कम मेहनत करके ज़्यादा कमा सकते हो। किसके बेस पर? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है, पास में आपने जो सर्विस दी है बहुत अच्छी है। हम जैसे एसी खरीदने जाते हैं, ठीक है, एलजी का भी है, वोल्टास का भी है, वर्लपूल का भी है, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, सैमसंग का भी है, सोनी का भी है, बहुत सारी कंपनी है। लेकिन हम कौन से को खरीदेंगे? जिसकी गुडविल अच्छी होगी, जिसने सर्विस अच्छी दी होगी। चार लोग बताएंगे, अगर मैं कहता हूँ कि वोल्टास का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, तो मैं चार लोगों को बताऊंगा भाई वोल्टास का खरीद ले, अच्छी सर्विस देते हैं। इसका मतलब उसकी गुडविल है, उसने अच्छी सर्विस दी है तब उसकी गुडविल बनी है। तो फ्यूचर में उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। उसका जो क्या कहता है बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा, पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विसेज के बेस पर। उसके बाद पेटेंट एक राइट होता है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। तो पेटेंट राइट आपने सुना होगा कि किसी मतलब ब्रांड का प्रोडक्शन करने का जो राइट होता है उसे बोलते हैं पेटेंट्स। ये भी इंटेंजिबल होता है, ये भी इंटेंजिबल है, ये केवल फील की जा सकती है, ठीक है। ये भी इंटेंजिबल है, इसको फील कर सकते हैं केवल, इसको देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर आपको पता है क्या होता है? आपके बिजनेस में आपको बैठने के लिए, ठीक है, टेबल चेयर ये सब चाहिए होंगी, और बहुत सारा फर्नीचर चाहिए होता है, लेबर के लिए चाहिए होता है, मशीन रखने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जितना फर्नीचर फिक्सचर्स होती है, फिटिंग वगैरह करवाते हो, वो सारे इसमें आते हैं। फिर है मोटर व्हीकल। आपको पता है बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको मोटर व्हीकल भी चाहिए, ठीक है, सामान लाने ले जाने के लिए मोटर व्हीकल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है रेफरी अकाउंट में, समझ आया? अब यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नॉमिनल। अगर नॉमिनल को समझने की बात है तो आप कह सकते हो कि अकाउंट विच नाइदर पर्सनल नॉट रियल आर नोन एज द नॉमिनल अकाउंट। जो ना तो पर्सनल है ना रियल है, वो सारे अकाउंट जो भी बच गए आपके वो आपके साथ रह जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अगर हम वैसे बात करें तो नॉमिनल अकाउंट जो रिलेटेड होता है वो होता है आपका प्रॉफिट, लॉस, गेन, सरप्लस, एक्सपेंसेस। इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं वो सारा नॉमिनल नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? नॉमिनल नेचर की। इसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आपका परचेज, आपका डिस्काउंट, बैड डेट्स, कैरेज, फ्राइट, कार्टेज, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है रिवेन्यू भी इसमें आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस, रिवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, गेन, सरप्लस, इन सबसे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आती है। तो मैंने इसको करते समय आपको पता है सेल्स मैंने छोड़ा था, क्योंकि पहले मैं एक्सपेंसेस बता रहा था, तो यहाँ पर सेल्स भी लगेगा। समझ आया? क्या आएगा? सेल्स भी आएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया सारे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कुछ मैंने यहाँ भी लिखे हैं, इनके अलावा यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। कौन से? रेंट लिखा है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, कमीशन लिखा हुआ जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस रेवेन्यूज। ये एक्सपेंस कब होंगे? अगर आप लिखा होगा रेंट पेड
कमीशन पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कार्टेज पेड, ये सब पेड अगर पेड होंगे तो आपके एक्सपेंस होंगे। अगर इनके सामने लिख दिया होगा रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, तो आपकी रिवेन्यू हो जाएगी। रिवेन्यू का मतलब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग एनीथिंग, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। आपने कुछ भी सेल किया है, किसी के लिए काम किया है, कोई सामान सेल किया है, उसके बदले जो पैसा आपको मिलता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब आपने कोई खर्चा किया है, किसी तरह का कोई भी खर्च किया है, कुछ परचेज करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया है, तो आपका क्या होता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग टर्म्स थी आपकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी आपका ये था, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा क्लियर? इसके बाद में आपका एक क्लासिफिकेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन आपका और हुआ था जिसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपका जो है वो आपका कहता है सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन सी टर्म्स आएंगे? जैसे आपने देखा कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस भी आपकी एसेट्स होती हैं। वो कैसे? जैसे आपने देखा होगा हम मोबाइल रिचार्ज कराते हो, ठीक है, और अगर टाइम पूरा होने से पहले आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं, तब तुरंत कॉल करके बोलते हो भाई मेरे पैसे क्यों काट दिए। उससे हम काफ़ी सारी बहस करते हैं। रीज़न क्योंकि हमने अगर रिचार्ज कराया है तो जब तक उसका टाइम लिमिट है तब तक वो हमारी एसेट्स है, वो हमारा पैसा है। टाइम खत्म हो जाएगा तो हम उससे बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं करते। सेम उसी तरह से आप रेंट पे कोई रूम अगर लेते हो तो 1 मंथ के लिए वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 महीने का रेंट हमने उसमें एडवांस में पे किया। तो प्रीपेड का मतलब पहले एडवांस में जब पे करते हैं हमारे क्या हो जाती है, एसेट्स बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा मोटर व्हीकल, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है, बैंक, ठीक है। उसके अलावा बैंक, उसके अलावा आपने सुना होगा बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल होता क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा और आएंगे साथ साथ में बताएंगे। सेकंड जो आपका है, सेकंड क्लासिफिकेशन है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कौन सी होती है? तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कैपिटल, सबसे पहले क्रेडिटर्स, सेकंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है क्योंकि उसके बदले में पैसा मिलना है। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि उसके बदले में पैसा पे करना है, ठीक है। लोन, ठीक है, ये हमारे लायबिलिटीज होती है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आपका है, वो क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से? इन एक्सपेंस के सामने अगर आउटस्टैंडिंग लग जाएगा, अगर इन एक्सपेंस के सामने अगर आउटस्टैंडिंग लग जाते हैं तो आपको किसमें आ जाते हैं? वो आपका आ जाता है किसमें? लायबिलिटीज में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है? एक्सपेंस में सबसे पहले जैसे आपने देखा वहां पर रेंट, कमीशन, वेजेस, सैलरी, ठीक है, कार्टेज, फ्राइड, ठीक है, कार्टेज, फ्राइड और कैरीज,
ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है। बैड डेट्स, ये बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कई बार आप सामान सेल करते हो, कोई बिल्स करते हो, तो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे मिलते हैं जो सामान खरीद के भूल जाते हैं। कई बार आपने किसी किसी फ्रेंड को या किसी को उधार दिया होगा, वो लेके भूल जाते हैं, तो आप क्या सोचते हो, भाई उससे तो पैसा आना ही नहीं है। तो आप एक लिमिट तक तो उसका वेट करोगे, एक लिमिट तक तो उसका वेट करोगे, उसको टोकोगे भी कि यार पैसे दे दे। लेकिन अगर वो आपके पैसे नहीं देता तो आप उसको डिक्लेयर कर देते हो कि भाई वहाँ से पैसा नहीं आना, तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं बैड टैक्स। बैड टैक्स वो अमाउंट होती है जो डेटर से हमें रिसीव ना होने की संभावना होती है कि हमने किसी को सामान सेल किया था, लेकिन हमें लगता है कि वो डाउटफुल में है, पैसे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो हम उसे डाउट में डाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट, कि ऐसा डेटर जो बैड है, जो हमारे पैसे नहीं देगा, ठीक है, हम उसे बैड डेट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट, कमीशन, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है रिवेन्यू। अच्छा, इसमें कोई तो मेरे को डालना था परचेज, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका परचेज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपका आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू में क्या आता है आपको? रिवेन्यू में आपका आता है सबसे पहले आपका सेल्स, सबसे पहली जो रिवेन्यू है सेल्स, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया अगर आप पे करते हो तो आपके एक्सपेंस होंगे। अगर ये रिसीव होते हैं, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अगर ये चीजें एक्सपेंस होने की बजाय आपको रिसीव होती है, फिर चाहे वो आपका रेंट है, कमीशन है, बेसिस है, सैलरी है, पैकेज है, फ्रेट है, कैरीज है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, अगर ये रिसीव होती हैं तो आप उसको रिवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर एक बैड डेट्स रिकवर्ड भी आता है। बैड डेट्स रिकवर्ड कैसे? हमने सोचा कि वो तो पैसे देगा ही नहीं, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, उसका राउंड ना लग रहा हो हमारी तरफ आने का, उसके पास पैसे ना हो, ठीक है, ये वो भूल गया हो, लेकिन एक टाइम आता है उसको याद आ गया हो कि यार बहुत दिनों उसके पैसे नहीं दिए, या इधर से निकल के जा रहा था तो उसे याद हो गया कि भाई इसके पैसे देने हैं, हम पैसे दे देते हैं, तो वो भी हमारी रिवेन्यू होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है? कैपिटल में आपका आता है ड्रॉइंग्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपका किस में आता है? कैपिटल में आता है, ठीक है। ड्रॉइंग्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, वो सारा आपका कैपिटल में आता है, ठीक है। और कैपिटल क्या होती है आपको पता है। तो ये आपका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा आपका? एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज, थर्ड एक्सपेंस, फोर्थ रिवेन्यू एंड फिफ्थ कैपिटल। इनके बेस पे हमारी अकाउंटिंग चलती है। यहाँ पर ना एसेट्स में हम एक पॉइंट और लेंगे, वो क्या? बहुत सारे पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लगाया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है। स्टॉक, आपने देखा होगा स्टॉक, आप कुछ भी बिजनेस अगर आप करते हो तो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, तो स्टॉक भी आपकी एसेट्स है। अनसोल्ड जिसको बोलते हैं, जो अनसोल्ड आपके पास बचा होता है वो आपका एसेट्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रीसेल का काम करते हो, अगर आपका क्लोथिंग का काम है, आपका स्टेशनरी का काम है, आपका फर्नीचर का काम है, तो आपके पास अनसोल्ड बचा होता है बहुत सारा सामान, तो उसे बोलते हैं स्टॉक। क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक भी आपकी एसेट्स होती है। समझ आ रहा है? क्या होती है? स्टॉक आपकी एसेट्स होती है, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। ये बेसिक टर्म्स के बेस पर अब आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बेस पर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये था सारा थियोरेटिकल पोर्शन, अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो गए। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स।
ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।